हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस पैंडेमिक में स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपना बुद्धि का जो चैप्टर था ना, बुद्धि, वो बुद्धि वाला चैप्टर अपना पूरा हो चुका था। अब नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट अपनी इंपॉर्टेंट यूनिट आती है कि देखो, यूनिट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर ली, टोटल यूनिट थर्ड अपन ने कंप्लीट कर ली। कुछ तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो यूनिट थर्ड का एक पार्ट यहाँ पे करवा दिया, बाकी का पार्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे करवा दिया। नेक्स्ट अब उसके बाद आज अपने इम्पोर्टेंट एक यूनिट ले रहे हैं, कौन सी? अधिगम। अधिगम अधिगम के बारे में डिस्कस करें। अधिगम होता क्या? लर्निंग। अधिगम का मतलब सिंपल सी डेफिनेशन होती है अधिगम का, लर्निंग, यानी जो सीखते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं। सीखना भी कैसे? जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है। जो अधिगम होता है, लर्निंग जो होती है ना, वो हमारे चेंज इन बिहेवियर यानी व्यवहार में जो परिवर्तन करता है वो क्या होता है? अधिगम होता है। सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँ तो देखिए, ध्यान से, अधिगम क्या होता है? अधिगम के लिए सबसे पहले, अधिगम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अभिप्रेरणा। यानी जब तक आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते। तो सब अधिगम करने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब आपके अंदर इच्छा जागृत होना। अभिप्रेरणा का मतलब होता है इच्छा को जागृत करना। तो अधिगम करने के लिए सबसे पहले अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा, इच्छा जागृत होने के बाद आप बहुत सारी अनुक्रियाएँ करते हो। इच्छा जागृत होगी, उसके बाद बहु अनुक्रियाएँ करते हो, बहुत सारी अनुक्रियाएँ करते हो, अलग अलग अनुक्रियाएँ करते हो। उन अनुक्रियाओं के माध्यम से आपको पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन कैसा मिल सकता है? आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। यानी पहले आपने अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिला, यानी उससे इच्छा जागृत हुई। इच्छा जागृत के बाद हमने बहुत सारी अनुक्रियाएं की। बहुत सारी अनुक्रियाएं करने के बाद हमें मोटिवेशन मिला, या तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा या फिर जो नेगेटिव रेनफोर्स, या तो मतलब सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा या फिर नकारात्मक। उसके बाद हमने प्रैक्टिस की, अभ्यास पे अभ्यास करते गए और अंततः इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या कर लिया? उस चीज़ को सीख लिया, यानी सीखना हो गया। सबसे पहले क्या किया? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, यानी इच्छा जागृत हुई। फिर उसके बाद अपन ने बहुत सारी अनुक्रियाएँ की। अनुक्रियाओं के बाद हमें पुनर्बलन प्राप्त हुआ। पुनर्बलन के बाद हमने अभ्यास किया और अभ्यास के बाद अंतिम स्टेप अपना क्या हुआ? अधिगम या सीखना हो गया। तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा से बहुत सारी अनुक्रियाएँ, अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन, फिर अभ्यास किया, अभ्यास के बाद हमने सीखा यानी अधिगम किया। सिंपल सी लैंग्वेज, अधिगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया। अधिगम जो शब्द है ना, अधिगम शब्द, इस अधिगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये शब्द दिया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आएगा आगे, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, तब बात करेंगे डिटेल में। अधिगम शब्द दिया थॉर्नडाइक ने। कैसे, क्या होता है अधिगम? अधिगम होता है, यानी सिंपल से देखो, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। डेफिनेशन में सबसे पहले अब डेफिनेशन आती है किसकी? मॉर्गन की। मॉर्गन क्या बोलते हैं? मॉर्गन बोलते हैं कि अधिगम, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, परमानेंट चेंज है। ये नहीं कि अधिगम मतलब कोई अस्थायी परिवर्तन, जो एक छोटे समय के लिए जो चेंजेस होते हैं ना आपके बिहेवियर में, वो अधिगम नहीं होता है। अधिगम होता है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम जो अपेक्षाकृत अपना जो व्यवहार है, जो अपना बिहेवियर है, उस बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि अधिगम करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास करने के साथ साथ हमें एक्सपीरियंसेस भी हमारे काम आएंगे, अनुभव ही काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। यदि ऐसा पूछ ले कि आपकी तबीयत खराब होगी तो आप क्या, वो क्या अधिगम है? नहीं, वो अधिगम नहीं है। आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है ना, वही अधिगम है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जब होने लग जाए ना, वो आपका क्या हो गया? वही अधिगम होता है। ठीक है, तो यानी मॉर्गन बोलते हैं कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप आता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं क्रो एंड क्रो की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? क्रो एंड क्रो ने दो बातें बोली, दो डेफिनेशन दिए। कौन कौन सी? नंबर 1, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। यानी अधिगम में आदत भी काम आती है, ज्ञान भी काम आता है और अभिवृत्ति भी काम आती है। यानी अधिगम जो होता है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का,
इनका अर्जन होता है। यानी अभी जब हम अधिगम करते हैं तो उसमें हमारी आदतें भी शामिल हो जाती हैं, ज्ञान भी हमारा शामिल होता है और अभिवृत्ति भी हमारी शामिल होती है। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि अधिगम के निष्पादन में ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति शामिल है। यानी ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति, ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति किसने बात की है? क्रो एंड क्रो ने। ओके, क्रो एंड क्रो ने ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं ना अपन, अपने नाम सुनो अशोक का, अशोक भाई कैसे भी याद रखो, डेफिनेशन नॉर्मल अशोक का याद रखें अपन, अशोक जी ऐसे बोलते हैं ना, अशोक जी। तो अशोक का होता है रियल नाम, तो अशोक का बोलते हैं उसको। देखो, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, ये तीनों किस में आई? कि किसने इसकी डेफिनेशन किसने दी? क्रो एंड क्रो ने। यहाँ देखो ऐसे, और देखो क्रो एंड क्रो क्या, सिंपल सी दूसरी बात, अपन क्या बोलते हैं कौवे को, क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं काग, ऐसे बोलते हैं ना काग। काग इसका मतलब प्राइवेसी होता है कौवे का, काक या काग। तो देखो क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि अब अधिगम क्या होता है? अधिगम आपकी आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, इनका क्या होता है? इनका सम्मिलित रूप होता है, इनका अर्जन होता है अधिगम में, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, उसके बाद अगली डेफिनेशन, अगली परिभाषा आती है किसकी? हार्गेन होन की। हार्गेन होन ने सिंपल सी, देखो डेफिनेशन लंबी दी है बट सिंपल सी बात की इसने। कैसे? 1988 की बात है। हार्गेन होन बोलते हैं कि सीखना व्यवहार में या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला, किसके कारण? अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है, तथा जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जो मूलतः जैसे क्या क्या है, बीमारी, थकान, औषधि खाने आदि से उत्पन्न होती हैं, द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी कि सिंपल सी बात है कि यदि आपके कोई बीमार हो गए, वो अधिगम नहीं है, थकान वो भी नहीं है, औषधि खाने इनसे रिलेटेड अधिगम नहीं होता है। अधिगम होता है आपके व्यवहार में जो अंतः शक्ति में अनुभूति होती है ना, उसके कारण आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? आपका अधिगम होता है। यानी कि अधिगम परमानेंट चेंज होता है। सिंपल से दो लाइन में बात है कि अधिगम आपका परमानेंट चेंज होता है। यानी कि किसी बीमारी के कारण कुछ चेंज हो गया, थकान के कारण हो गया, औषधि के कारण, वो अधिगम नहीं होता है। अधिगम होता है आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज, यानी स्थायी परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्वार्ज की। देखो डेफिनेशन इतनी ज़्यादा याद करने वाली ध्यान नहीं है, एक क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन याद रखनी है। स्वार्ज क्या बोलते हैं? स्वार्ज बोलते हैं कि हम लोग प्राय व्यवहार में वैसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को सीखना कहते हैं जो परिपक्वन, औषधि खाने के प्रभाव या शारीरिक अवस्था से उत्पन्न नहीं होते, इनसे उत्पन्न नहीं होते। सामान्यतः इनकी अनुभूति तथा अभ्यास होने के कारण होने वाले परिवर्तनों क्या कहते हैं? सीखना। यानी सबने मिला के एक ही बात की है कि जैसे नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं ना, वो अधिगम नहीं होते। अधिगम होता है परमानेंट चेंज। अगर आपने मान लो बीमार हो गए, आपने औषधि खा लिया, आपने परिपक्वता इनके कारण आ गया, ये आपके स्थायी परिवर्तन है, शारीरिक अवस्था से उत्पन्न हो गई, ये मतलब अधिगम नहीं है। अधिगम क्या है? अधिगम है आपके व्यवहार, आपका जो बिहेवियर है उसमें परमानेंट चेंज क्या होता है? अधिगम होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद अधिगम की सिंपल से देखो अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है, इससे रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। उनमें से आपको ये बताना कि इनमें से अधिगम कौन सा है और कौन सा नहीं है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। कैसे? देखो सबसे पहली बात, व्यवहार। अधिगम क्या है? देखो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, क्या ये अधिगम है? बिल्कुल अधिगम है। व्यक्ति का व्यवहार होता है उसमें परमानेंट चेंज होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, तो वो क्या बन जाता है? वो अधिगम बन जाता है। यानी व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगली बात क्या है कि व्यवहार में सुधार की प्रक्रिया या वांछित प्रक्रिया, यानी जहाँ पर आपका जो बिहेवियर है उसके बारे में, उसमें कोई भी परमानेंट चेंज होगा वही अधिगम होगा। उसके अलावा आप लोग कुछ भी समझो, वो अधिगम नहीं होता है। ओके, तो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है, और व्यवहार के सुधार की प्रक्रिया या वांछित जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? अधिगम होती हैं। ओके, क्लियर? क्या नहीं है अधिगम? परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है।
यानी आप में मैच्योरिटी आई, उसके कारण आप में परिवर्तन हुआ, वो अधिगम नहीं है। नींद में सपनों के कारण होने वाला परिवर्तन क्या अधिगम है? नहीं। क्या नींद में सपने वाले परमानेंट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। आज सपना देखा दिल्ली का, कल देख लिया मुंबई का, परसों देख लिया कलकत्ता का, कोई नहीं होगा। परिपक्वता के कारण, मैच्योरिटी के कारण नहीं होगा। आज आपकी शेषावस्था है, फिर आपकी बाल्यावस्था है, फिर आपकी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो बदलती रहती है, तो ये कहाँ परमानेंट हुआ? नहीं हो सकता ना परमानेंट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगला क्या, उसके बाद अगला इसी में देखो, इसी में कुछ और फैक्ट्स हैं, फिर आपको एक साथ पूरे फैक्ट्स कंपेयर करके इसका दो। हाँ, नेक्स्ट क्या है अगला, अनुभव या प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन। किससे? अनुभव या प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। आपने जो आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आप कोई भी काम लर्निंग करते हो, वो क्या होता है आपका? अधिगम। और पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूतियों के कारण होने वाला परिवर्तन भी क्या होता है? अधिगम होता है। यानी आपके जो पूर्व ज्ञान हैं, पूर्व अनुभव हैं, जो प्रिय जो एक्सपीरियंसेस हैं, पूर्व जो अनुभूतियाँ हैं, उनके कारण आप में यदि कोई चेंजेस होता है, वो क्या होता है? आपका अधिगम होता है। क्लियर? तो क्या नहीं है, मादक पदार्थों के सेवन करने से, वैसे तो सेवन करना ही नहीं चाहिए, बहुत हानिकारक होते हैं। मादक पदार्थों के कारण होने वाले परिवर्तन परमानेंट चेंज थोड़ी है, नहीं होता ना। विकारी जो जो विकार होते हैं आप में, कौन से जो एक मिनट, विकारी नहीं है, एग्जैक्टली कुछ गलत लिखा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा, विकारी नहीं है, बीमारी है ना, बनाने वाले ने थोड़ा सा कुछ और ही बना दिया। बीमारी के कारण होने वाले परिवर्तन भी क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। बीमारी के कारण होने वाले परिवर्तन क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में इधर चलते हैं। क्या है अधिगम? तो अधिगम सिंपल सी बात है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका बिहेवियर है उसमें कौन सा चेंज परमानेंट चेंज। कैसा चेंजेस? यानी आपको लगे कि ऐसा ऐसा करने से हमारे जो व्यवहार है, उस व्यवहार में मतलब परमानेंट चेंज हो जाएगा, वो क्या होता है? वही आपका अधिगम होता है। उसके अलावा आपका कोई भी अधिगम नहीं होता है। यानी आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज जहाँ पर होगा, वही आपका अधिगम होगा। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूख की अवस्था कौन सी होती है। एक्स्ट्रा में ऐसे क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा सामने, तो इसको बस समझा दें थोड़ा सा। भूख की अवस्था कौन सी होती है? भूख की अवस्था होती है शेषावस्था। आप सोचो कि कहाँ, मतलब हमें वैसे भूख नहीं लगती क्या? लगती है, लेकिन शेषावस्था के बच्चे को बाद में तो बच्चा खुद खाना सीख जाता है। बाद में तो जैसे 6 माह के बाद क्या होता है, बच्चा खुद अपना खाना पीना वगैरह कुछ मतलब थोड़ा बहुत सीख जाता है, खुद मांगने लग जाता है। लेकिन 6 माह के बालक का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उसको किस टाइम भूख लगी है। मम्मी पूरा ध्यान रखती हैं, है ना? आपकी मम्मी भी रखती होगी, रखती थी ना? हाँ, अब भी रखते हैं मम्मा तो, बट आज मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो भूख की अवस्था कौन सी होती है? 6 माह की अवस्था बोल दो, या फिर शेषवावस्था बोल दो। कौन सी अवस्था? हम बोलते हैं शेषवावस्था। शेषवावस्था नहीं होता है, शेषवावस्था होता है। ओके, से ऐसे होते तीनों। तो भूख की अवस्था कौन सी होती है? 6 माह की अवस्था या फिर शेषवावस्था। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है किसकी? मर्सेल की। मर्सेल क्या बोलते हैं? मर्सेल बोलते हैं कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता। यानी आपको यदि आपने कोई बात सीखी और सीखने में आपको असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब आपने उस चीज़ को समझा नहीं। यदि आपने समझा होता तो आपने सीखा होता, लेकिन सीखने में असफलता मिली, दैट मीन्स आपके समझने में असफलता मिली है। क्लियर? या फिर सीखना उन बातों को खोजना व जानना है जिन्हें कोई व्यक्ति खोजना या जानना चाहता है। यानी आप किसी बात को खोजना और जानना चाहते हो, और उस बात को आपने खोज लिया और जान लिया, वही क्या है? आपका सीखना। वही क्या है? आपका सीखना। यानी मर्सेल क्या बोलते हैं कि सीखने की असफलता का कारण, सीखने की जो असफलता होती है वो समझने की असफलता है, और सीखना उन बातों को खोजना व जानना है जिन्हें हर कोई खोजना और जानना चाहता है। क्लियर? ये आपके अधिगम से रिलेटेड, जो अधिगम क्या होता है वो एग्जैक्टली मैंने बताया कुछ शब्दों में कि अधिगम होता क्या है। और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैंने अधिगम बता दिया क्या होता है। चेंज, परमानेंट चेंज। कैसा चेंज? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। क्या होता है? लर्निंग होती है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हेडिंग का ये सीखना और परिपक्वता। यानी सीखने में और परिपक्वता में, परिपक्व में क्या मतलब क्या होता है, कुछ इनमें क्या संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, उसके बारे में बात अपन करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। सीखना
और परिपक्वन क्या होता है? सीखना क्या होता है? सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी। सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है, यानी आप यदि सीख रहे हो तो इसका मतलब आप परिपक्व हो रहे हो। परिपक्वन सीखने पे डिपेंड करता है, सीखना किस पे डिपेंड करता है? परिपक्वन पर निर्भर करता है। ओके, परिपक्वन क्या होता है? परिपक्वन से शिशुओं में विकास और वर्धन होता है। वर्धन मतलब बढ़ोतरी, बढ़ते ना से। तो परिपक्वन से जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें विकास होता है और वर्धन होता है। किसके माध्यम से? परिपक्वन के माध्यम से। यानी परिपक्वता कब दिखेगी आपको? जब आपके वर्धन भी हो और आप में विकास भी हो, डेवलपमेंट भी हो और आप में ग्रोथ भी हो। दोनों क्या होते हैं? उनका मिलीजुली सरकार क्या बनती है? आपकी परिपक्वन। परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जन्मजात, यानी आप में जन्म से चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है? परिपक्वन। यानी भ्रूण से ही शुरू हो जाती है परिपक्वता। परिपक्वता कहाँ शुरू हो जाती है? भ्रूण से ही शुरू हो जाती है। कहाँ शुरू हो जाती है परिपक्वता? भ्रूण से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है। कहाँ शुरू हो जाती है? भ्रूण से भी शुरू हो जाती है। जबकि सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। सीखना आपका जन्म से नहीं होता, जन्म से आप कुछ नहीं सीख के आते। वो कहते हैं ना, टेबुलर रसा जानते हो जॉन लॉक की, कि शिशु एक कोरे कागज के समान होता है। टेबुलर रसा किसने दी थी? टेबुलर रसा की बात है, जॉन लॉक से जोड़ते हैं टेबुलर रसा को। यानी शिशु एक कोरे कागज या फिर मोम के समान होता है, और उसको ढालने का काम कौन करते हैं? एक्सपीरियंसेस उसको ढालते हैं। ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने। ओके, तो परिपक्वन क्या होता है? परिपक्वन शिशुओं में विकास और वर्धन होता है, और परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है, भ्रूण से होता है। जबकि सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? नॉट अरिजित, अर्जित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या? परिपक्वन की क्रिया में अभ्यास का महत्व नहीं होता। यानी आपने यदि मतलब प्रैक्टिस की तो उससे परिपक्वता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि सीखना अभ्यास को प्रभावित करता है। परिपक्वन क्रिया सीखने पर निर्भर नहीं करती है। सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है, लेकिन परिपक्वन की क्रिया सीखने पर निर्भर नहीं करती। यदि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आप में मेच्योरिटी तो आएगी, यानी आपके जो मतलब शारीरिक परिवर्तन है वो आप में दिखेंगे, और यदि आप कुछ सीखोगे तो भी आप में मेच्योरिटी तो आएगी। यानी एक अनपढ़ व्यक्ति में भी वही मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी कैसे? कि उसके भी जो फिजिकल डेवलपमेंट वैसे होता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति का वैसे होता है। डिफरेंस क्या है पढ़े लिखे और अनपढ़ का? कि उनका विकास कैसे है उस पर डिपेंड करता है। यानी परिपक्वन की क्रिया सीखने पर निर्भर नहीं करती, लेकिन सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। यानी सीखना किस पर डिपेंड करता है? परिपक्वन पर निर्भर करता है, लेकिन परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अनुसार कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। जैसे गेट्स ने क्या कहा है? गेट्स कौन से? बिल गेट्स नहीं, गेट्स अपने साइको वाले। गेट्स बोलते हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही क्या होता है? अधिगम होता है। यानी अनुभव, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं और जो आपके प्रशिक्षण हैं, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन, यानी आपके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वही क्या होता है? आपका अधिगम होता है। अनुभव के द्वारा आप सीखते हो और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो संशोधन करते हो ना, वही क्या होता है? अधिगम। स्किनर बोलते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या होती है? अधिगम। स्किनर देखो, स्किनर की एक तो डेफिनेशन आपको मैंने कैसे बता दी? बाल विकास में कैसे स्कैन करता है तो बिल्कुल सतत चलता है, सतत तो निरंतर विकास किस में होता है? स्किनर के अकॉर्डिंग। या फिर और स्कैन करता है तो जो आपका स्किनर होता है वो आपने क्या चलता है? उत्तरोत्तर चलता है ना, उत्तरोत्तर ऐसे वन के एक के बाद एक पेज, एक के बाद एक पेजेस ऐसे निकालता है ना। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया किससे होती है? अधिगम होती है। डेफिनेशन याद होगी ना स्किनर की। एक तो स्किनर कौन सी? कि विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्कैन करता है कोई चीज़, स्कैन देखो कैसे बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कोई चीज़ आपको स्कैन कर दी है, एक मिनट है, आपने कोई चीज़ स्कैन की, स्कैनर ऐसे चलता है ना, वैसे रेगुलर ऐसे चलता है, बिल्कुल रेगुलर चलता है। लेकिन ऐसे अब एक पेज हो गया, एक पेज के बाद दूसरा निकालेगा, दूसरे के बाद तीसरा निकालेगा, यानी उत्तरोत्तर भी हुआ। तो विकास तो कैसा होता है? विकास में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अधिगम में उत्तरोत्तरता की बात कौन करेगा? स्किनर करेगा। कौन करेगा? स्किनर करेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इतनी बात समझ में अपने को आ चुकी है। डेफिनेशन जितनी याद होती है ऐसे मतलब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करते चलो, बाकी अपन लोग वैसे नॉर्मल करनी है। गेट्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? कि अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात। वुड
इस पे पेन कौन सा दिखेगा? आज मैं नया बोर्ड ट्राई किया, सोचा कि नया कुछ लेके चलें, बट इस पे पेन नहीं मिलता। इस पे पेन एक ही चलेगा आई थिंक। पिंक ट्राई करते हैं इस पे। किसकी बात करें अपन? वुडवर्थ की। ये शायद आई थिंक सही दिख जाएगा, नहीं दिखे तो बता देना। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? वुडवर्थ वुडवर्थ ने अधिगम को किससे जोड़ा है? विकास से कनेक्ट किया है, यानी अधिगम को। वुडवर्थ, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास की, डेवलपमेंट की प्रोसेस ही क्या होती है? अधिगम होता है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने विकास और अधिगम को आपस में जोड़ा है। वुडवर्थ बोलते हैं नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम। यानी वुडवर्थ का मतलब क्या होता है? जो आपका नवीन ज्ञान है और जो आपकी जो नवीन अनुक्रियाएं हैं, उन नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने का ही काम क्या होता है? अधिगम होता है। यानी वुडवर्थ ने अधिगम को विकास से और नवीन ज्ञान से जोड़ा है। विकास से और नवीन ज्ञान से जोड़ा है। कैसे? वुडवर्थ ने अधिगम को विकास से और नवीन ज्ञान से जोड़ा है। कैसे याद रखेंगे? देखो सिंपल सा। वुडवर्थ अपने लिए क्या काम करता है? वुडवर्थ की हमें क्या करनी चाहिए? वुडवर्थ की वंदना करो। क्या करो? वंदना। यानी विकास से और अधिगम से और नवीन ज्ञान से, इनसे रिलेटेड वुडवर्थ की क्या करो? वंदना करो। विकास का काम वुडवर्थ ने किया है, अधिगम को विकास से जोड़ा है, और नवीन ज्ञान की बात भी किसने की है? वुडवर्थ ने। ओके, तो वुडवर्थ की करनी चाहिए वंदना। यानी विकास से किसको किसने जोड़ा है? अधिगम को, वुडवर्थ ने। नवीन ज्ञान से किसने जोड़ा है? वुडवर्थ ने। किसको जोड़ा है? अधिगम को। क्लियर? ओके, वुडवर्थ की वंदना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगली डेफिनेशन किसकी आती है? अगली डेफिनेशन आती है क्रोनवर्क की। क्रोनवर्क क्या बोलते हैं? क्रोनवर्क बोलते हैं कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा? जो अधिगम होता है ना, वो अनुभव के परिणाम स्वरूप, किसके? जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उन अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। जो आपके बिहेवियरल जो चेंजेस होते हैं ना, उनके द्वारा क्या होता है? प्रदर्शित होता है। ये बात किसने कही है? क्रोनवर्क ने। यानी जो अधिगम होता है ना, वो आपके अनुभव, यानी सिंपल सी बात, किसी भी डेफिनेशन चल रहा हो एक ही बात आ रही है, क्या? कि अधिगम इज कनेक्टेड टू लर्निंग। यानी जो अधिगम होता है व्यवहार से रिलेटेड है। गिलफोर्ड क्या बोलते हैं? गिलफोर्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड बोलते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यानी व्यवहार के कारण, व्यवहार ही तो कारण है, और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। ये बात कौन कहता है? गिलफोर्ड कहता है। कौन कहता है? गिलफोर्ड। ओके, कैसे? आपने बात सुनी? गांव में यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? गांव में गिलहरी होती हैं। गांव में गिलहरी होती हैं। यानी देखो, वी का मतलब व्यवहार। जहाँ पे बिहेवियर की बात करता है कौन? बिहेवियर की बात करते हो कौन करते हैं? देखो, गिलहरी का व्यवहार अच्छा होता है ना, अपने देखने में अच्छी लगती है ना, छोटी सी ऐसे बैठी थी, दाना खा रही थी, अच्छी लगती है ना। तो गांव में क्या होती है? गिलहरी। यानी गिलफोर्ड व्यवहार में व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार के कारण क्या होता है? गिलफोर्ड बात करता है अधिगम की। ओके, क्लियर? बस देखो, नॉर्मल की पॉइंट्स आपको एक आधे पकड़ने होते हैं, बस अब एक छोटा सा मैंने तो माध्यम बताया, आप पकड़ो तो ठीक है, नहीं पकड़ो तो आपकी मर्जी। उसके बाद अगला आता है कोलविन की डेफिनेशन। कोलविन क्या बोलते हैं? कोलविन बोलते हैं कि पूर्व निर्मित व्यवहार। कौन सा व्यवहार? पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा परिवर्तन, यानी मौलिक परिवर्तन। कैसे चेंजेस? कोलविन बोलते हैं, कोलमोल, देखो कोलविन मौलिक परिवर्तन। यानी आपका जो पूर्व निर्मित व्यवहार है, जो आपका पहले का व्यवहार जो बना हुआ है, उसमें अनुभव के द्वारा परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। गॉट द पॉइंट? ओके, यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट डेफिनेशंस कुछ और आती हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट अपन बात करते हैं
परिपक्वता और अधिगम की बात करते हैं। परिपक्वता और अधिगम, अभी तक एक बार पीछे जो पढ़ के आया ना उसका एक बार करते हैं रिकैपिचुलेट जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। ओके, लर्निंग की अपन बात कर रहे हैं। क्या ये पेज अपन ने पूरा पढ़ लिया है, कवर कर लिया। इसको तो क्या होता है, क्रो एंड क्रो के डेफिनेशन, अधिगम अभिप्रेरणा से रिलेटेड होता है, ये पूरी बात अपन कर चुके हैं। ओके, तो ये पूरी बात अपन कर चुके हैं, तो इसको यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने किसकी बात की, ये वुडवर्थ वाली, ये जो कुछ डेफिनेशंस थी इनकी बात अपन ने, इनका डिस्कशन अपन कर चुके हैं। सीखना क्या है, सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है जबकि इस पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी कुछ बातें अपन ने पूरी ये डिस्कशन अपन पूरा कर चुके हैं। ये बोर्ड आई थिंक काम का नहीं है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन परिपक्वन और अधिगम की। परिपक्वन और अधिगम, आपको सोच रहे हो रिपीट कर दो तो रिपीट भाई साहब, वीडियो दोबारा देख लेना ताकि जल्दी जल्दी अपना काम हो सके आगे से आगे। देखो, परिपक्वता और अधिगम, परिपक्वता और अधिगम के बीच क्या संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, क्या संबंध होता है, देखिए ध्यान से। परिपक्वता, कोल सैनिक बोलते हैं कि परिपक्वता व अधिगम दोनों पृथक पृथक क्रिया नहीं है, ये तो दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित और परस्पर निर्भर क्रियाएं हैं। कैसी, जो परिपक्वता, जो मैच्योरिटी है और जो लर्निंग है, वो दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एक दूसरे पे क्या करती हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। कौन कौन, परिपक्वता और अधिगम। कैसे, यानी वर्तमान में परिपक्वता व अधिगम को पृथक पृथक प्रक्रियाएं मानी जाती हैं और दोनों में अंतर है। ये बात कोल सैनिक ने क्या कहा था, कोल सैनिक ने कहा था कि दोनों पृथक पृथक नहीं है। कोल सैनिक ने कहा था कि दोनों पृथक नहीं है बल्कि दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और परस्पर निर्भर, परस्पर डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। कोल सैनिक ने तो बात की थी कि दोनों आपस में अलग अलग नहीं है, जबकि एग्जैक्टली क्या होता है, वर्तमान में ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उनमें अंतर क्या क्या है, देखो ध्यान से। परिपक्वता और अधिगम में अंतर क्या है, एक एक पॉइंट समझते चलना। कैसे, ध्यान से देखो। परिपक्वता क्या है, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया। अधिगम आप अर्जित करोगे, परिपक्वता आपकी स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक होगी तो होगी, परिपक्वता आप में आएगी तो आएगी। सामान्य, परिपक्वता एक सामान्य प्रक्रिया है जबकि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। परिपक्वता सामान्य जनरल लोगों में देखो, अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है, लेकिन अधिगम सभी का होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी में होता है। परिपक्वता जरूरी नहीं कि मान लो किसी को कोई बीमारी होगी तो उसके कारण परिपक्वता नहीं बन पाती है, लेकिन अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या, परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया। परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया जबकि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, मानसिक। यानी परिपक्वता आपकी बॉडी दिखाएगी कि आप कितने परिपक्व हो, कैसे हो, लेकिन आपका अधिगम कितना हुआ है ये आपके कौन दिखाएगा, आपका मानसिक विकास। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन आते हैं। परिपक्वता के माध्यम से शारीरिक परिवर्तन कैसे, जैसे एग्जैक्टली से 15-16 साल के बच्चों के, जो लड़कों के दाढ़ी मूंछ आना, ऐसे कुछ होता है ना, और लड़कियों की आवाज़ पतली होना, लड़कों की आवाज़ भारी होना, ऐसे कुछ जो होते हैं ना, कुछ जैसे होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो परिपक्वता पे आते हैं। किस पे आते हैं, परिपक्वता। यानी परिपक्वता में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि अधिगम में शारीरिक परिवर्तन नहीं आते। अधिगम में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं आता, अधिगम में आपके मानसिक परिवर्तन आते हैं। परिपक्वता निश्चित आयु व अवस्था तक होती है, मैक्सिमम किशोरावस्था लगभग 16 वर्ष तक। देखो पहले की बातें थी उन्होंने, मैं तो उनकी कई भी बातें बता रहा हूँ कि परिपक्वता किशोरावस्था तक होती है, बात उन्होंने कही थी मनोवैज्ञानिकों ने। लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि आजकल लगभग 20-22 साल तक भी लोगों में मैच्योरिटी आती थी, बाद में भी आती रहती है। वो गुणसूत्र वगैरह उनके होता है कुछ इफेक्ट, अपन इससे कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन क्या है कि ये फिक्स एज तक चलती है, 20 साल 22 साल 30 साल, कोई ना कोई एज तो फिक्स होगी ना, उसके बाद तो मैच्योरिटी रुक ही जाएगी। तो क्या होता है, परिपक्वता निश्चित आयु तक होती है, लगभग किशोरावस्था तक, जबकि अधिगम जन्म से मृत्यु तक। जब से जन्म लेते हो तब से सीखना शुरू करते हो और मरने तक आप सीखते रहते हो, लास्ट में जब जाओगे तब सीखते सीखते जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्या, अभ्यास। परिपक्वता अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि मैच्योरिटी पे ना ही तो आपके प्रैक्टिस का फर्क पड़ता, नहीं आपके प्रशिक्षण का फर्क पड़ता, और नहीं आपके अनुभव का फर्क पड़ता। कैसे कि मान लो एक बालक के दाढ़ी मूंछ आनी है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, कि मान लो एक लड़का है, सर्दी का टाइम है, अब इसके मान लो दाढ़ी मूंछ आनी है। ओके, इसके दाढ़ी मूंछ आनी है, तो बताओ इसमें इसको ट्रेनिंग देंगे क्या कि ये ट्रेनिंग ले, इसके माध्यम से आएंगी, नहीं।
प्रशिक्षण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या क्या इसको प्रैक्टिस करवाएंगे, ये लेकिन आज दाढ़ी उगा कल आएगी फिर दोबारा आएगी, नहीं करवाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशिक्षण का क्या इसको एक्सपीरियंस है पहले का कि इसने मतलब हाँ आज से 30 साल पहले इसने दाढ़ी उगाई थी तो आज के वापस हो गई ना, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। ना ही तो परिपक्वता पर, ना ही तो प्रशिक्षण का फ़र्क पड़ता, ना ही अभ्यास का फ़र्क पड़ता, ना ही अनुभव का। जबकि अधिगम में इनको महत्व दिया जाता है। किस किस को, परिपक्वता को, अभ्यास को और प्रशिक्षण को, अभ्यास को, प्रशिक्षण को और अनुभव को महत्व अधिगम में दिया जाता है, जबकि परिपक्वता में नहीं दिया जाता। और उसके बाद अगला एक पॉइंट और क्या बचता है, अगला अंतिम बिंदु क्या है इसमें कि परिपक्वता के कारण व्यक्ति बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। कौन सा विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास, सर्व अंग वाला विकास नहीं होता, जबकि अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। परिपक्वता मान लो मैच्योरिटी आई, आप में कौन से चेंजेस हो जाएंगे, आप में फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन क्या आप में मेंटल चेंजेस हो पाएंगे, नहीं। लेकिन अधिगम के माध्यम से आपकी परिपक्वता तो आएगी, वो तो ऑटोमेटिक आएगी। और अधिगम के माध्यम से आप में मानसिक सामाजिक गुण भी विकसित हो जाएंगे। तो परिपक्वता के माध्यम से पूरी जो कॉन्सेप्ट ने मतलब है सर्वांगीण विकास नहीं होता, जबकि अधिगम के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो सकता है। क्लियर, गॉट द पॉइंट, ठीक है। परिपक्वता और अधिगम में डिफरेंस अपने को समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं अधिगम की विशेषताएं। हेडिंग है अधिगम की विशेषताएं किसके अनुसार, योकम और सिम्पसन के अनुसार। किसके अनुसार, योकम और सिम्पसन के अनुसार अधिगम की विशेषताएं। इससे पहले दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, अधिगम। जो आपका अधिगम होता है, अधिगम की विशेषताएं किसके अनुसार, योकम और सिम्पसन के अनुसार। किसके अनुसार, योकम और सिम्पसन के अनुसार अधिगम की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट करना क्या, कौन सी अधिगम क्या होता है, क्या अधिगम विकास है, आप खुद सोच के देखो, क्या अधिगम विकास है, आप बोलोगे एग्जैक्टली है, अधिगम आपका विकास है। क्लियर, कैसे कि अधिगम में आपको विकास में मिलेगा। अधिगम क्या, अधिगम के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है, तो अधिगम क्या है, विकास है। क्या अधिगम अनुभवों का संगठन है, सोच के देखो, अधिगम करोगे आप एक्सपीरियंसेस लोगे, व्यवहार में अनुभवों के माध्यम से चेंजेस होते हैं अधिगम में, तो अधिगम अनुभवों का संगठन है। क्या अधिगम परिपक्वता है, नहीं, अधिगम विकास है, अनुभव है, लेकिन अधिगम परिपक्वता नहीं है। क्या अधिगम आचरण को प्रभावित करता है, बिल्कुल करेगा। यदि आप अच्छी चीज़ें सीखोगे तो आपका आचरण अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, जबकि अच्छी चीज़ें नहीं, आप बुरी चीज़ें सीखोगे तो आपका आचरण बुरा होगा। तो अधिगम आचरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, क्या अधिगम सामाजिक है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अधिगम सामाजिक है, समाज में काम आता है, अधिगम सामाजिक है। क्या अधिगम समायोजन में सहायक है, क्या अधिगम समायोजन है, बिल्कुल। अधिगम आपको एडजस्टमेंट सिखाएगा कि आप एडजस्ट कैसे करते हो कोई चीज़ के बाद। और एग्जैक्टली बताऊँ, एडजस्ट नहीं होता है, एडजस्ट होता है, एडजस्ट। क्या अधिगम मतलब एडजस्टमेंट है, समायोजन है, बिल्कुल अधिगम समायोजन है। क्या अधिगम का उद्देश्य होता है, बिल्कुल लर्निंग का उद्देश्य होता है। हम सीख रहे हैं, कोई ना कोई बातें सीखते हैं तो किसी न किसी वजह से, पर्पज से सीखते हैं कि हमें अच्छी वेल सिचुएटेड लाइफ करनी है, सिक्योर, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ बातें अपन सीखते रहते हैं। क्या अधिगम विवेकपूर्ण, सृजनशील व क्रियाशील है, बिल्कुल। अधिगम विवेकपूर्ण भी होता है, सृजनशील क्रिएटिव भी होता है, और एक्टिवनेस यानी क्रियाशील भी होता है। क्लियर, यानी अधिगम विकास है, अनुभव का संगठन है। उसके बाद क्या, क्या अधिगम व्यक्तिगत है, बिल्कुल अधिगम व्यक्तिगत होता है। अधिगम व्यक्ति को तो पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर चीज़ सीखता है, ये नहीं कि सबका मतलब उसने क्या कैडे सीख लिया तो जरूरी नहीं कि वो वाला दूसरा बच्चा भी क्या कैडे सीखेगा, नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं। अधिगम व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट क्या, क्या अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, बिल्कुल। आपका एनवायरनमेंट अधिगम को डेफिनेटली इफेक्टेड, मतलब उस पर इफेक्ट डालेगा। आपका अधिगम वातावरण के अनुरूप होता है। देखो क्या क्या कि अधिगम आपका विकास होता है, यानी इनमें से केवल एक फैक्टर है जो आपका नेगेटिव है, बाकी सारे फैक्टर अधिगम के बारे में पॉजिटिव। कौन कौन से, अधिगम आपका विकास है, अनुभवों का संगठन है, आचरण को प्रभावित करता है, सामाजिक है, समायोजन में सहायक है, इसका कोई उद्देश्य होता है, विवेकपूर्ण, सृजनशील व क्रियाशील होता है, अधिगम व्यक्तिगत होता है, और वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। जबकि अधिगम परिपक्वता नहीं होता है, अधिगम परिपक्वता नहीं होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। ये तो किसके अनुसार थी, ये तो थी सिम्पसन और योकम के अनुसार। लेकिन अब मैककाउ के अनुसार, मैककाउ क्या बोलते हैं, मैककाउ के अनुसार कुछ अधिगम की कुछ मतलब विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं देखिए।
मैकाओ क्या बोलते हैं? मैकाओ के अनुसार अधिगम है कि अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है। यानी आपके बिहेवियर, जो आपका व्यवहार है उसमें कंटिन्यूस चेंजेस, सतत परिवर्तन, और कैसे चलता है अधिगम? जीवन पर्यंत चलता है। ये कौन बोलते हैं? मैकाओ बोलते हैं। बेसिस यही बात है कि अधिगम आपके व्यवहार में सतत परिवर्तन होता है और कैसे होता है? जीवन भर चलता है। नेक्स्ट क्या? अधिगम सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण मैंने बताया था अभी आपको, अधिगम सर्वांगीण होता है। मानव जीवन के सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया चलती है। यानी सारे के सारे शारीरिक पक्ष हो उसका, चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे नैतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, कोई सा भी पक्ष हो, चाहे व्यवहारिक पक्ष हो, सब में अधिगम का रोल होता है, सब में अधिगम की प्रक्रिया चलती है। ओके, तो मैकाओ क्या बोलते हैं कि एक तो अधिगम क्या होता है? व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो परिवर्तन जीवन पर्यंत चलता है। और नेक्स्ट क्या है कि अधिगम सर्वांगीण है और जो मानव जीवन के सभी पक्षों को मतलब सभी पक्षों में चलता है। ओके, अब अधिगम की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अधिगम की कुछ अन्य विशेषताएं देखिए ध्यान से। अन्य विशेषताओं को वैसे ही अपन डिस्कस करें क्या कि क्या अधिगम जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है? सिंपल सी बात, मैंने आपको पहले ही 2 शब्द बता दूँ कि अधिगम जन्म से शुरू होता है, लाइफ टाइम चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। क्या अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है? बिल्कुल, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है? बिल्कुल, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। बात मैं आपको पहले पूरी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्या अधिगम अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है? बिल्कुल, मोटिवेशन के माध्यम से अधिगम ज़्यादा होता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, अधिगम अच्छे से करेगा हमें। क्या अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है? बिल्कुल, अधिगम का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य, निश्चित कोई ना कोई उसका उद्देश्य टारगेट होता है। ओके, क्या अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व देता है? अरे अभी सिद्धांत में यही बात आएंगी, जब पावलाव आएंगे अपने, इनमें बात ये होगी कि उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, कौन सा है स्वाभाविक, होगा उद्दीपक और अनुक्रियाओं की बात होगी, ऐसा बॉन्ड बनेंगे उनके माध्यम से। क्या अभिप्रेरणा अधिगम का आधार बनती है? बिल्कुल है। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि अधिगम के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? आपका अभिप्रेरणा। अधिगम करने के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। गॉट द पॉइंट? ओके, यानी अधिगम आपका जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम आपकी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम आपकी एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम आपकी अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व देता है, और अधिगम अभिप्रेरणा अधिगम का आधार बनती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट पे, आगे वाला क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या कि निम्न में से कौन सी शर्त अधिगम के लिए आवश्यक है? अधिगम के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? क्या है? संलग्नता, पुनर्बलन, प्रशिक्षण और कक्षा कक्ष का वातावरण। इनमें से कौन सी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं? इन चारों पॉइंट में क्या ये प्रभावित करते हैं, क्या ये प्रभावित करते हैं, क्या ये प्रभावित करते हैं और क्या ये प्रभावित करते हैं? कौन सा अधिगम पे ज़्यादा प्रभाव डालता है बताइए? संलग्नता ज़्यादा डालती है, इनमें से पहला और दूसरा ज़्यादा डालते हैं, या फिर 2 3 4 डालते हैं, 1 3 4 डालते हैं, फिर सारे के सारे इस पे प्रभाव डालते हैं अधिगम पे? अधिगम पे कौन कौन? कि अधिगम के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? अधिगम के लिए आपको संलग्नता की जरूरत होती है, पुनर्बलन की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है, कक्षा कक्ष के वातावरण की जरूरत होती है। क्या इन चारों चीज़ों की जरूरत है, या फिर किसी एक की नहीं है, या फिर किसी 2 की नहीं है? वो बताइए आप, किस किस की आवश्यकता अधिगम में आपको है? देखिए, अधिगम के लिए संलग्नता का होना भी जरूरी है, यानी आप में लगन होनी चाहिए। अभिप्रेरणा, पुनर्बलन भी मिलना जरूरी है। अगर आपको पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे अच्छे से। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है अधिगम के लिए, और कक्षा का इसका वातावरण भी ज़रूरी होता है। यानी अधिगम के लिए चारों की चारों चीज़ें आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्या? अधिगम के चरण। अधिगम के चरण क्या हैं? अधिगम का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है, उसके लिए कोई ना कोई क्रिया की जाती है, उसका मूल्यांकन होता है, लास्ट में उसके ऊपर यानी अनुगमन किया जाता है। कैसे? अधिगम जो होता है ना, अधिगम लर्निंग करते हैं तो सबसे पहले कोई ना कोई निश्चित पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है अधिगम का। अधिगम करने के सबसे पहले कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य हुआ, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे? क्रिया करते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? क्रिया। उसके बाद उस क्रियाओं क्या करेंगे? हम मूल्यांकन। उन क्रियाओं क्या करेंगे? मूल्यांकन। और मूल्यांकन के बाद अपन क्या करेंगे? उन पर
अनुगमन, यानी जो मूल्यांकन के बाद अपन ने कुछ सीख लिया उसके ऊपर अपन काम करेंगे। यानी कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होगा, उद्देश्य के बाद कोई ना कोई क्रियाएं होंगी, क्रिया के बाद अपन उनका मूल्यांकन कर पाएंगे और मूल्यांकन के बाद उनके ऊपर अनुगमन कर पाएंगे। ओके, तो ये अपने अधिगम की क्या थी, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है ना, जो सॉरी अधिगम के चरण होते हैं, अधिगम के स्टेप्स होते हैं। ओके, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ नहीं, अधिगम के चरण। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसके तार्किक क्रम कैसे होता है। अधिगम की प्रक्रिया के लिए तार्किक क्रम, तार्किक क्रम ये पूछता है एग्जाम में कई बार, तार्किक क्रम पूछता है कैसे। सबसे पहले अधिगम के लिए ज़रूरी है आपको आवश्यकता। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप अधिगम नहीं करोगे। आवश्यकता के बाद आपको उसके पहले तत्पर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, फिर आपकी कंडीशंस बनेंगे, स्थिति बनेगी और उसके बाद आप अंतःक्रिया करोगे। यानी अधिगम का तार्किक क्रम क्या होता है, सबसे पहले अधिगम के लिए आपको आवश्यकता जरूरी होती है, आवश्यकता के बाद उसके लिए आपको तत्पर होना जरूरी है, तत्परता के बाद आपके उसकी कंडीशंस बनेंगी और कंडीशंस के बाद आप उसके अंतःक्रिया करोगे, अंतःक्रिया करोगे। ये अधिगम का क्या है, आपका तार्किक क्रम है, अधिगम का तार्किक क्रम है। नेक्स्ट आता है अधिगम की प्रक्रिया के प्रतिपादक कौन हैं। अधिगम की प्रक्रिया के प्रतिपादक हैं डिलेस या फिर डिशेल, डिलेस या फिर डिशेल। ओके, और इस चीज़ को अभिप्रेरणा, मतलब अब जो अधिगम की प्रक्रिया में क्या क्या होते हैं, एक आपका अभिप्रेरणा मिलती कैसे अधिगम की प्रक्रिया, ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली आपको मीनिंग क्या है अधिगम की प्रक्रिया का। अधिगम की प्रक्रिया का मीनिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्या कि अधिगम की प्रक्रिया का होता क्या है, कैसे, जैसे सबसे पहले अधिगम करने के लिए आपको अभिप्रेरणा, ऊपर मैं बता क्या चुका हूँ, स्टार्टिंग में आपको बताया था अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बाद आप मतलब सॉरी जो अधिगम की प्रक्रिया होती है ना उसके प्रतिपादक हैं डिलेस या डिसेल, उन्होंने बताया कि सबसे पहले अभिप्रेरणा आवश्यक होगी, फिर आप अभिप्रेरणा के बाद आप उद्दीपक का निर्धारण करोगे। सबसे पहले आपको अभिप्रेरणा मिलेगी, अभिप्रेरणा के बाद आप उद्दीपक का निर्धारण करोगे, उद्दीपक का निर्धारण कर लिया, उद्दीपक का निर्धारण करने के बाद, उद्दीपक का निर्धारण करने के बाद आप उद्दीपक प्राप्ति, उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में सोचोगे। सबसे पहले आपको मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद आप उद्दीपक प्राप्ति का उद्दीपक का निर्धारण करोगे, फिर आपको उद्दीपक प्राप्ति के जो उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में कुछ क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी, उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आएंगी। यानी सबसे पहले अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के बाद उद्दीपक का निर्धारण, उद्दीपक का निर्धारण करने के बाद उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं, उद्दीपक प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग में आप पे कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को कुछ ना कुछ बाधाएं आ गई, उन बाधाओं को क्या किया आपने, बहुत उन बाधाओं को पार करने के लिए आपने बहुत सारी अनुक्रियाएं की। उद्दीपक के मार्ग में बाधाएं आई, उन बाधाओं को पार करने के लिए आपने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, अनुक्रियाओं के बाद में आपको उद्दीपक की क्या हुई, प्राप्ति। अनुक्रियाएं करने के बाद आपको उद्दीपक की प्राप्ति हुई और उद्दीपक की प्राप्ति के बाद अंतिम स्टेप बचते आपको, फिर आपको मिला रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिला। ये पूरी लॉन्ग प्रोसेस है, अब इसका शॉर्ट रूप बताऊंगा, शॉर्ट रूप इनका हो जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस कैसे कि सबसे पहले आप मोटिवेट हुए, मोटिवेशन मिला आपको, मोटिवेशन मिलने के बाद आपने उद्दीपक का निर्धारण किया, जो आपका उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है, उसका निर्धारण किया। उद्दीपक का निर्धारण करने के बाद आपने उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में आने कुछ बाधाएं आई, उद्दीपक आपने प्राप्त करने की कोशिश की तो उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में कुछ बाधाएं आई, उन बाधाओं को आपने बहुत सारी अनुक्रियाओं के माध्यम से पार कर लिया, उन बाधाओं के माध्यम से बहुत सारी अनुक्रियाओं को प्राप्त कर लिया। बहुत सारी अनुक्रियाओं को प्राप्त करने के बाद आपको उद्दीपक की प्राप्ति हो गई, पार कर लिया, उनके बाद आप बहुत सारी अनुक्रियाओं के बाद आपने इसको पार कर लिया और उसके बाद आपको उद्दीपक की प्राप्ति हुई और उद्दीपक की प्राप्ति होने के बाद आपको क्या मिला, पुनर्बलन मिला। क्या मिला, पुनर्बलन मिला। क्लियर, ये तो पूरी लॉन्ग प्रोसेस थी और छोटी प्रोसेस होगी ना, इसको यदि शॉर्ट रूप में बताएं तो सबसे पहला स्टेप आपका अभिप्रेरणा होगा, अभिप्रेरणा के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, समायोजन, और समायोजन में क्या क्या आएंगे, समायोजन में आपके उद्दीपक का निर्धारण भी हो जाएगा, यानी समायोजन में आपके उद्दीपक का भी निर्धारण हो जाएगा
उद्दीपक का निर्धारण हो गया। उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो भी आपके समायोजन के अंदर आ जाएंगी, एडजस्टमेंट के अंदर आ जाएंगी। और तीसरा, आपकी जो बहुत सारी आपने जो अनुक्रियाएं की थी, ये तीनों की तीनों बातें किस में आ जाएंगी, समायोजन में। किस में आ जाएंगी, समायोजन में। यानी समायोजन की प्रोसेस कैसे बनेगी, यानी अभिप्रेरणा या फिर प्रेरक, फिर डायरेक्ट समायोजन, समायोजन के बाद आपको उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, रेनफोर्समेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेनफोर्समेंट। इसी का लिखित रूप देखते हैं एक मिनट। बिल्कुल इजी बातें, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के बाद उद्दीपक प्राप्ति के लिए आपने उद्दीपक प्राप्ति के लिए आपने क्या किए, प्रयास किए, और प्रयास के मतलब जो उद्दीपक का निर्धारण किया, फिर आपने उद्दीपक प्राप्ति के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, बाधाओं को पार किया, आपने उद्दीपक को प्राप्त कर लिया, फिर आपको पुनर्बल मिल गया, बात खत्म। आपको मिल गया पुनर्बलन और आपको उद्दीपक की प्राप्ति हो गई। ये क्या थे, अब देखो 1 मिनट का सीख लेंगे आकलन, बीच में कहाँ से आ गया सीखने का आकलन। आज ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट में और लॉन्ग में पूरी प्रोसेस आपको बता दी। उसके बाद अधिगम कितनी बात होगी ना, कहाँ तक कर लिया अपन ने, आज शुरुआत कर ली थी अपन ने, फिर यहाँ से डिस्कशन करना शुरू किया था किसका, हाँ ये अधिगम के जो चरण होते हैं ना, इन चरणों की अपन ने बात कर ली, पूरी प्रोसेस की बात कर ली अपन ने, और इसका भी अपन डिस्कशन पूरा कर चुके हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सीखने का आकलन अभी बाद में आएगा। ये उद्दीपक सामान्यकरण के बाद की प्रक्रिया है। ये अधिगम की अपने जो अधिगम की बातें होती हैं, उसके बाद कुछ एक आधे और फैक्ट्स लिख लीजिए कि एक आधे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या, कि एक तो लिखिए कि जो अधिगम होता है ना, अधिगम वो प्रक्षेपणीय नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अधिगम प्रक्षेपणीय नहीं होता है ना, अधिगम किसी पे थोप नहीं सकते अपन, अधिगम प्रक्षेपणीय नहीं होता है। और अधिगम में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। यानी अधिगम आपका प्रक्षेपणीय नहीं होता है, और अधिगम में स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। क्लियर, गॉट द पॉइंट, ओके। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आपका उद्दीपक सामान्यकरण। एक बात और बचती है, एक बात और, उद्दीपक सामान्यकरण। सामान्यकरण मतलब किसी के जैसा समझना। उद्दीपक सामान्यकरण, उद्दीपक सामान्यकरण कैसे, जैसे कि जब कोई बालक होता है ना, वो किसी वस्तु या स्थान या रंग से डरने लग जाता है। जब कोई बालक किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी रंग से, अब मान लो कोई बच्चा है, उसको ब्लैक कलर से डर लगता है, ब्लैक कलर से डर लगता है, तो वो अब ब्लैक कलर से डरने लग जाएगा, तो ब्लैक कलर की उसको कोई भी चीज़ दिखे, वो मान लो काली बिल्ली से डरता है, सपोज करो ब्लैक कैट से डरता है, वो काली बिल्ली से डरता है, तो उसको ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ दिखे, उससे वो सभी से डरेगा। ये क्या होता है, उद्दीपक सामान्यकरण। क्या होता है, उद्दीपक सामान्यकरण। यानी कि किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी रंग से डरने के बाद वैसे का वैसे किसी दूसरी चीज़ से डरना क्या होता है, उद्दीपक सामान्यकरण होता है। क्या होता है, उद्दीपक सामान्यकरण। ओके, आज यहाँ तक अपना हो गया। नेक्स्ट चैलेंज छोड़ दो, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन, और इसके बाद अपन करेंगे डिस्कशन इसका कल फिर अपन स्केप फोल्डिंग, सार्थक अधिगम, टोकन इकोनॉमी, निगमन अधिगम, इनके बारे में बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा ये आप लोग बता ही दोगे। वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रेट विद रीना, इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।